हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्राक ऐतिहासिक काल को ख़त्म करने जा रहा हूं, जो कि थोड़ा सा बच गया है और उसके बाद सिंधु सभ्यता आज चालू होगा। थोड़ा सा बच गया, 2-4 टॉपिक बस देखते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल में अव्यवस्थित रूप से खेती जो मिला था और पशुपालन मिला था। तो देखिए, मध्य पाषाण में अव्यवस्थित रूप से खेती कहाँ कहाँ से मिला था, उसका स्थल कहाँ कहाँ है। तो उसका स्थल आदमगढ़ एमपी, उसके बाद बगौर राजस्थान, सराय बहादुर यूपी। यहाँ से अव्यवस्थित रूप से मध्य पाषाण काल का खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल आया, जिसमें सुव्यवस्थित खेती होने लगा। तो नव पाषाण काल में जब सुव्यवस्थित खेती होने लगा तो उसका खेती का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला। तो सुव्यवस्थित नव पाषाण काल में जो खेती हुआ, लेहुरा देव यूपी, और उसके बाद मेहरगढ़ पाकिस्तान के सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के बीच में जो बलूचिस्तान जिला में स्थित है। ठीक है। उसके बाद जो काल स्टार्ट होता है, ताम्र पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसी को उत्तर पाषाण काल बोलते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल जो है नौदा टोली उत्खनन, ताम्र पाषाण काल का एक सबसे बड़ा स्थल है जो नौदा टोली है, उसका उत्खनन एच.डी. संकलिया ने करवाया था। कौन करवाया था? एच.डी. संकलिया ने करवाया था, क्योंकि ये ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी और उसका सबसे बड़ा स्थल है, इसलिए उसका उत्खनन नौदा टोली एच.डी. संकलिया ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। देखिए, बैल और हल से का साक्ष्य किस काल से मिलता है? तो बैल और हल का साक्ष्य नव पाषाण काल में खेती होने का साक्ष्य मिलता है, बैल और हल से। ठीक है। और नव पाषाण काल में ही पशुपालन एकदम बृहद रूप से, देखिए, मध्य पाषाण काल में छोटा रूप था, लेकिन नव पाषाण काल में सुव्यवस्थित पशुपालन होने लगा। उसी का साक्ष्य है, बैल और हल से भी खेती भी होने लगा नव पाषाण काल से। ठीक। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है, जो विंध्य क्षेत्र में है, रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज। ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल में मृतकों का टीला, जो नव पाषाण काल में मृतकों का टीला मिला है उसको क्या बोलते हैं? मेघालिथ। ठीक है। और उसके बाद एक और है पशुपालन। तो पशुपालन जो है ये मध्य पाषाण काल में, देखिए, यहाँ पर तो हम बता दिए थे कि खेती सुव्यवस्थित नव पाषाण काल, यहाँ पर मध्य पाषाण काल का खेती, लेकिन इसका पशुपालन नहीं बताए थे। तो मध्य पाषाण काल का पशुपालन बहादुर रायगढ़ यूपी से मिला है। इसका वो स्थल है जो बहादुर रायगढ़, जो यूपी का स्थल है, वहाँ से मिला है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का ही दमदमा नामक स्थान से, यूपी में एक दमदमा नामक स्थान है, वहाँ से 100 मिला है। 100 यानी लाश। और उसके बाद महदाहा, यूपी के महदाहा से हड्डी के औजार मिला है। ठीक है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, ताम्र पाषाण काल में ही महाराष्ट्र के लोग, ये सबसे छोटा काल है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को, जैसे कि उनके परिजन जो मर जाते थे, उनको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने का तात्पर्य ये है कि वो चुंबक की दिशा, जिसको हम चुंबक की दिशा बोल सकते हैं, कि चुंबक की दिशा में दफनाते थे। ठीक है। बस पूरा पाषाण काल में, प्राक ऐतिहासिक काल में इतना ही था और इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं आज आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल से। आदि ऐतिहासिक काल, देखिए, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था, जैसे कि हम बता दिए। प्राक ऐतिहासिक काल,
प्राक ऐतिहासिक काल, इसी में पढ़ना था पाषाण काल, इसी में पढ़ना था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, इतना हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम बताए थे इसमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, देखिए आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, सबसे प्रथम क्वेश्चन ये है कि आदि ऐतिहासिक काल बोलते किसको है। तो आदि ऐतिहासिक काल हम बोलेंगे उसको जो कि इसमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया है, जो हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, लेकिन इस लिपि को ये दाहिने से बाएं की ओर लिखते थे। ठीक है, और लिखा हुआ मिला है, इसे पढ़ नहीं पाया है। तो इसका पता कैसे चल रहा है, तो इसका पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसको पता चल रहा है। इसको खुदाई हो रहा है तो उसमें कुछ कुछ वस्तु मिल रहा है, तो उसी के साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक, जो पुरातात्विक भूगर्भ वैज्ञानिक है, वो इतिहासकार है, रिलेट कर कर के उसमें कहानी की तरह बना दे रहे हैं कि ये सामान मिला तो इसका मतलब ये होता होगा उस काल में, फिर ये चीज़ मिला तो ये होता होगा उस काल में। ठीक है, तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं कि इसमें लिखा हुआ मिला है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, उसको बाद इसी में आता है सिंधु सभ्यता। इसी में हम लोग को पढ़ना है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता बोलते किसे है, देखिए सिंधु सभ्यता यानी सिंधु नदी के तट पर जो जो स्थल मिले हैं उसी के नाम पर इसको सिंधु सभ्यता रख दिया गया है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर जो जो स्थल मिले हैं उसको उसी के नाम पर रख दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई है कि सबसे प्रथम सिंधु सभ्यता में सबसे प्रथम जो खुदाई हुआ हड़प्पा से हुआ। तो जब हड़प्पा से हुआ खुदाई, तो जैसे कि किसी स्त्री और पुरुष का एक लड़का हुआ मंगरू। ठीक है, तो मंगरू जब लड़का हुआ तो पिताजी और उसकी माताजी, उस गांव के लोग चाहे आसपास के लोग उसको क्या बोलते हैं, मंगरू की माँ, उसकी माँ को मंगरू की माँ और मंगरू के पिता, यानी बड़े लड़के के नाम के आधार पर उसके पिताजी का नाम हो जाता है और उसकी माताजी का नाम हो जाता है। तो वैसे ही सबसे प्रथम बार सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जो जगह था वहाँ पर खुदाई हुआ, तो उसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो हड़प्पा स्थल था उसकी जानकारी कौन दिया, सर्वप्रथम इसका जानकारी कौन दिया, यानी मैसेज कौन दिया। देखिए अब इसको मिटा देते हैं, कोई काम योग नहीं है। अब यहाँ से सिंधु सभ्यता, देखिए यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता बोलते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी मैसेज, सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी मैसेज। देखिए
सिंधु सभ्यता जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, जो 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ये तो जानकारी दे दिया कि यहाँ पर एक टीला है, ऐसे है देखा कि यहाँ पर कुछ उखड़ खाड़ ज़मीन है, लग रहा है कि कुछ ज़मीन में धंसा हुआ है। ये तो आकर मैसेज दे दिया, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता, जिसे कोई बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तेरह लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया। देखिए, लॉर्ड कर्जन नाम का एक अंग्रेज था। 1904 में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, देखिए जानकारी दिया चार्ल्स मैसन ने, क्षेत्रफल था इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सर्वेक्षण कौन किया? सर्वेक्षण, देखिए जानकारी दिया चार्ल्स मैसन ने। अब उसको जब जानकारी दिया जाएगा तो कोई तो देखेगा ना कि हाँ वास्तव में वहाँ पर है कि नहीं। ठीक है, तो जब वास्तव में वहाँ पर है कि नहीं, तो जेम्स कनिंघम गए। जेम्स कनिंघम कब गए? तो जेम्स कनिंघम जो गए वो 1853 ईस्वी में गए। जेम्स कनिंघम नाम का व्यक्ति, जेम्स कनिंघम, जो सर्वेक्षण करने गए 1853 में गए। ठीक है, और उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया। और उसके बाद क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया? तो जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता, जिससे कि ये तो जानकारी दिया, ये सर्वेक्षण किया, इसने पुरातत्व विभाग को स्थापना किया, लेकिन नाम तो होना चाहिए ना। तो नामकरण जो किया वो जॉन मार्शल ने किया। नामकरण सिंधु सभ्यता का जॉन मार्शल ने किया। ठीक है, उसके बाद खुदाई का काम कौन लगा? खुदाई कौन किया? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं इसको भी, दयाराम साहनी। खुदाई दयाराम साहनी। सबसे प्रथम खुदाई हड़प्पा से हुआ था। दयाराम साहनी जो थे, सबसे प्रथम खुदाई हड़प्पा से हुआ था। उसके बाद सिंधु सभ्यता का आकार यानी साइज क्या था? तो त्रिभुजाकार था। अभी आपको हम मैप के माध्यम से दिखाएंगे कि इसका आकार त्रिभुजाकार क्यों था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसका जो समय है 25,000 से लेकर 17,500 तक। ठीक है,
आइए अब इसके बारे में आगे जानते हैं। और सिंधु सभ्यता में, सिंधु जो सभ्यता का स्थल मिले हैं, लगभग कितने स्थल मिले हैं? तो 250 से 350 स्थल मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो स्थल मिले हैं 250 से 350। इतना हम लोगों का पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 स्थल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे ऐतिहासिक काल में। ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि पूर्व में कौन था, सिंधु सभ्यता में कौन स्थल था, पश्चिम में कौन था, उत्तर में कौन था और दक्षिण में कौन था। ठीक है। देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट। तो पूरब में क्या था? पूरब में मांडा, मांडा जो आज जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ये कोई भी जब सभ्यता उस वक्त का था तो किसी न किसी नदी के किनारे ही था। तो जो नदी थी मांडा की, वो कौन थी? चिनाब नदी, चिनाब जो अभी नदी है। ठीक। उसके बाद ईस्ट में कौन शहर था? तो ईस्ट में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो यूपी में है। ठीक है, आलमगीरपुर जो यूपी में है। ये भी हिंडन नदी के तट पर था। ये जो स्थल है हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन। ठीक। उसके बाद जो था वेस्ट में था, पाकिस्तान में सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर जो स्थल था सूतकांगेडोर, ये भी डास्क नदी के तट पर था। पाकिस्तान में जो डास्क नदी है, वो डास्क नदी के तट पर यह स्थल मिला है, डास्क। ठीक। और ये जो स्थल है दैमाबाद, ये परवारा नदी के तट पर मिला है। दैमाबाद जो है ये परवारा है, परवारा नदी के तट पर मिला है। देखिए सबसे प्रथम चीज, इसको शायद कैमरा में नहीं आ रहा होगा। देखिए साउथ, ये दैमाबाद, दैमाबाद ये जो है महाराष्ट्र में है। और ये परवारा नदी, देखिए सबसे उत्तरी मांडा यानी चिनाब नदी के तट पर, यह जम्मू कश्मीर में है। पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर। और दैमाबाद साउथ में, दक्षिण में जो महाराष्ट्र में है, परवारा नदी के तट पर। और सूतकांगेडोर जो डास्क नदी के तट पर है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये है इंडिया, इतना अच्छा मैप नहीं बना, लेकिन समझने के लिए बना दिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर है सूतकांगेडोर, ये है मांडा। और यहाँ पर यूपी में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक। और यहाँ पर है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तो जब इस लाइन को हम मिलाएंगे, देखिए त्रिभुजाकार हुआ ना, तो ये जो क्षेत्र है इसके अंदर जो क्षेत्र मिले हैं, यही जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में ये क्षेत्र फैला है और त्रिभुजाकार है। ठीक है, वास्तव में त्रिभुजाकार नहीं है, लेकिन एक त्रिभुज की तरह मिला है, इसलिए इसको हम लोग त्रिभुजाकार बोलते हैं। ठीक है। देखिए इसकी पश्चिमी सीमा
सूतकांगेडोर जो बताएं अभी, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है। उसके बाद इसकी उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के चिनाव में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के चिनाव में है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। देखिए, इसकी खुदाई जगपति जोशी 1982 में करवाया था, ठीक है। मांडा की खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था, जो 1982 में करवाया था, ठीक है। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। देखिए, आलमगीरपुर का जो खुदाई हुआ था यज्ञदत्त के नेतृत्व में हुआ था, यानी देख रेख में हुआ था, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी से यह परवरा नदी के तट पर है। यहाँ पर धातु का रथ यानी इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। देखिए, दैमाबाद जो है, जब इसका खुदाई हुआ तो यहाँ पर धातु का रथ मिला है, धातु का रथ यानी इक्का गाड़ी, ठीक। आज ऐतिहासिक काल का हम लोग बेस बना दिए। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी किनारे इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में करवाया था। दैमाबाद साउथ में, दैमाबाद परवारा नदी के तट पर यहाँ पर धातु का रथ मिला है। आलमगीरपुर पूरब में, जो कि जगपति जोशी ने करवाया था इसकी खुदाई। और उसके बाद जो है ये हिंडन नदी के तट पर मिला है। आलमगीरपुर जो स्थल है वो हिंडन नदी के तट पर मिला है, यज्ञदत्त ने करवाया था, ठीक है। और उसके बाद सूतकांगेडोर जो है दास्क नदी के तट पर है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर है। और इसकी खोज कौन किया था? सूतकांगेडोर का खोज किया था ओरेनस्टाइन ने किया था, ठीक है। और विशेष आज के लिए इतना ही, लिख देते हैं यहाँ पर ओरेनस्टाइन, ओरेनस्टाइन, सूतकांगेडोर का खोज ओरेनस्टाइन ने किया था। बस आज के लिए इतना ही। इससे आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि वहाँ से स्टार्ट होगा, हड़प्पा से स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे एक एक स्थल हम लोग पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आधे ऐतिहासिक काल को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल में आएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। इससे आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में।